अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एनालाइज करेंगे कल जो जेकेएसएसबी ने कंडक्ट किया लेबोरेटरी अटेंडेंट का पेपर, उसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कहीं कहीं से उड़ती हुई खबरें सुनी कि ये जूनियर असिस्टेंट के टाइम पे इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी थी जेकेएसएसबी को, जिसका रिस्पांस उन्होंने ये दिया था कि हाँ लेवल डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब हम आगे इसका लेवल को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ा कम करेंगे लेवल को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उड़ती हुई खबर है, बिल्कुल गलत खबर है। जेकेएसएसबी को जो रिप्रेजेंटेशन गई थी उसका मुझे रिटन रिस्पांस तो नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि वर्बल रिस्पांस ये आया था कि लेवल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जो सिलेबस है उसको बहुत कीनली, उसको बहुत थॉरली पढ़ो, उसमें बहुत डीप डाइव करके ध्यान से पढ़ो चीज़ें। क्योंकि जेकेएसएसबी ने ये देखा था कि बच्चे तो 120 में से 100 अबो भी स्कोर कर रहे थे, उनको पता है कि इतना स्कोर हमें बच्चों को नहीं करने देना है। सो लेवल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और ये क्वेश्चन पेपर जो था कल लेबोरेटरी अटेंडेंट का, ये बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत जेन्युइन रिव्यू जो भी इसका करेगा वो यही कहेगा ये बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था। इसमें स्कोर, अच्छा स्कोर करना बहुत मुश्किल है, इसका कट ऑफ बहुत लो जाएगा। आप लोगों ने जितना भी स्कोर किया है, आप कितने कम स्कोर पे भी ये सोचो कि पॉसिबिलिटी अभी भी है हमारी कि हम ये इसका कट ऑफ जो है क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि ये पेपर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल कट ऑफ है, इसका समझ ही नहीं आया कि इस बच्चे ने कितना किया है, क्योंकि मुश्किल पेपर था, बहुत मुश्किल पेपर था। चलो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, उससे हमें पता चलेगा कि पेपर कितना डिफ़िकल्ट था। लेट्स स्टार्ट। ये है मैथ। हम पहले कंप्यूटर पे जाएंगे, जो मुश्किल आता है और जो कि मेरा अपना फील्ड है उसको हम सबसे पहले टच करेंगे। उसके बाद साइंस और मैथ्स पे आएंगे, जीके पे आएंगे, थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसा था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरे जान पहचान में जो लोग हैं उन्होंने कितना स्कोर किया है। अच्छा, ये हम कहाँ से कंप्यूटर है, ये तो कंप्यूटर ही है। ओके चलो जी, ये है कंप्यूटर। चलो क्वेश्चन वन क्या बता रहा है। इन अ कंप्यूटर लेबोरेटरी अ सिस्टम बूट्स नॉर्मली एंड सक्सेसफुली कंपाइल्स अ प्रोग्राम, बट द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट एंड नो एरर मैसेजेस एंड नो एरर। अच्छा, एरर मैसेज भी नहीं आ रहा है। द मोस्ट लाइकली कॉज इज, सिस्टम तो बूट हो रहा है सक्सेसफुली, कंपाइल भी हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है और मैसेज भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। कीबोर्ड और माउस का फॉल्ट तो हो नहीं सकता। इनसफिशिएंट रैम पॉसिबल है। डिसकनेक्टेड नेटवर्क केबल, अगर ये होता तो कंपाइल कहाँ से हो जाता है, अजीब ऑप्शन है। करप्टेड प्रिंटर ड्राइवर पॉसिबल नहीं है, इसका सेकंड वाला ठीक है। ये वाला नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे लगता है आ सकता है मोस्ट ऑफ द बच्चों को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अ टैक्टाइल डिस्प्ले। टैक्टाइल मीन्स टच वाला डिस्प्ले। ब्रेल डिस्प्ले ठीक है, जो ब्लाइंड लोगों के लिए होता है। It is an electromechanical device that uses round tip pins to represent braille characters by raising them through holes in flat surfaces. ये तो correct मुझे लग रहा है. It is a specialized monitor that uses haptic vibrations across a glass screen to simulate the texture of the printed text. No, glass screen वगैरह ऐसा कुछ नहीं यूज़ होता इसमें. It is a peripheral device that converts text of a computer screen into high speed audio. Audio में क्यों करेगा अगर ये text tactile display है तो. It is static hardware interface where braille characters are permanently engraved into the metal. नहीं, I think B वाला इसका correct है. Which statement is correct regarding the interaction between computer hardware and software? ये तो सीधे operating system है. Which of the following statements about input and output device is most accurate? Capacitive touch screen is strictly an output device which अगर ये touch screen है तो ये input तो लेगा ही, ये वाला तो incorrect है. OCR scanners are purely input devices since they convert physical text into ये तो correct है. A common digitizer tablet with a stylus is both an input and output device because it can detect pressure and movement and can display feedback to the user through a connected. ये भी तो मुझे सही लग रहा है, सही लग रहा है. Braille displays are output devices. They can also usually to sense the display. हाँ, ये मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है इसका क्या सही हो सकता है. Common digitizer tablet with stylus is both an input and output device because it can detect pressure and moment and can also display feedback to the user through a connected screen. तो करेक्ट मुझे लग रहा है. चलो इसका तो मैं जज नहीं कर पाऊंगी कौन सा ठीक है. अच्छा, ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन है, ये मैं नहीं पढ़ूंगी. A student creates a VBA script. अच्छा, in MS and attach it the on click event of a button on a form. ठीक है, फॉर्म में क्रिएट किया हुआ है, फिर इसको अटैच करता है ऑन क्लिक बटन के साथ. ठीक है. इट फिल्टर्स एंड डिस्प्ले. अच्छा, पहले तो मैं कोड पढ़ लूँ. कोड में क्या है, प्राइवेट सब कमांड दे दो, क्लिक कर दो. उसके बाद अच्छा, ये एक टेबल है इसका जिसका नाम है स्टूडेंट्स. इसमें फिर रिकॉर्ड्स का सेव करेगा. रिकॉर्ड्स है क्या,
इफ़ मार्क्स इज़ लेस देन 40 तो इसको फेल लिखो, एल्स इसको पास लिखो। अच्छा, अगर लेस देन 40 है तो फेल करो, अगर नहीं तो पास कर दो। ठीक है, लेस देन 40 वाला फेल, उसके बगैर वाले बाकी सारे पास। इट मीन्स ये रिकॉर्ड्स ले रहा है और उनको इस टेबल में जाने दे रहा है। अब हम देखेंगे क्या है। इट फिल्टर्स एंड डिस्प्लेस ओनली स्टूडेंट्स हु स्कोर, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेस देन 40 वाले को भी, मोर देन 40 वाले को पास दे के भी कर रहा है। इट ऑटोमेटिकली अपडेट्स एवरी रिकॉर्ड इन द स्टूडेंट टेबल, ये करेक्ट है। डिलीट्स ऑल, डिलीट तो ये कुछ कर ही नहीं। इट क्रिएट्स अ न्यू टेबल, न्यू टेबल तो ये क्रिएट कर ही नहीं, ऑलरेडी जो इसको इधर स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया हुआ है उसमें ये डाल रहा है ये। लेकिन मैं तो सोचती हूँ जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वीबी स्क्रिप्ट, जिसने प्रोग्रामिंग को कुछ नहीं पढ़ा है, वो कैसे करेगा ये? पता नहीं जेकेएसएस कैसे क्वेश्चंस दे रहा है, कुछ भी करके दे रहा है। ये क्वेश्चन मेरे लिए तो नॉर्मल था। देखो देखो, जिसने प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जिसने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, जो कि 99.9% ऑफ द एस्पिरेंट्स होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो कहाँ से करेंगे ये क्वेश्चन? अजीब कुछ पता नहीं क्या दे रहे हैं। अनन्या इज़ मेकिंग अ लॉन्ग रिपोर्ट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, ये मैं क्रेडिबल नहीं हूँ इसके लिए, मैं आपको ये बता दूँ। रिया वर्क्स ऑन अ स्मॉल ऑफिस, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड लैन के थ्रू, एथरनेट केबल्स यूज़ कर रहे हैं, बट द नेटवर्क इज़ नॉट कनेक्टेड टू आईएसपी। ठीक है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। शी ट्राइज टू सेंड एन ईमेल, जब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ही नहीं तो ईमेल कैसे सेंड करेगी? कैन रिया सेंड द ईमेल? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। नो, बिकॉज जीमेल रिक्वायर्स अ वाईफाई नेटवर्क। नो, बिकॉज जीमेल नीड्स इंटरनेट एक्सेस। वाईफाई क्यों? ये तो कुछ भी कर सकता है, ये वाला सही होगा इसका। While sending an email with a large attachment, RO notices that the email client automatically uploads the file and shares it link instead of, हाँ जी, लिंक ही तो करना चाहिए, क्योंकि वरना बहुत बड़ा फाइल कैसे करोगे आप? Which internet feature makes it possible? Cloud storage generation, बिल्कुल सही। SMTP कंप्रेशन तो लिंक पे तो नहीं, वो तो कंप्रेस करेगा फाइल को। डायनेमिक अटैचमेंट राउटिंग का तो काम नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, इसका पहला वाला ही सही है, इसका पहला वाला ही सही है। मैच द फॉलोइंग, ये वाला तो सबको आएगा, ये वाला तो इजी है। डिजिटल आर्टिस्ट वांट्स टू क्रिएट डिटेल इन ड्राइंग, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ एक्यूरेटली यूजिंग अ माउस विच, जब माउस से ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है तो वो कैसे करेगा? ग्राफिक्स टैबलेट, जैसे कि हमारे ये टैबलेट्स होते हैं, टैब इस पे इससे करेगा, क्योंकि स्ट्रोक एंड आंसर से नहीं होगा, इंटरफेस से नहीं होगा। हाँ जी, इसका वही आंसर होगा सही। वीडियो एडिटर इंस्टॉल्स अ हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड ऑन अवर कंप्यूटर in a computer to speed up video rendering. After installation, the computer detects the card physically. Still, video editing software cannot use it advantage until it installs an additional component that allows the operating system and applications to communicate with the hardware. What does she need to install? What does she need to install? Hardware synchronization module, digital performance translator, सिस्टम इंटरफेस एक्सेलरेटर नहीं, डिवाइस ड्राइवर इसको है क्या, क्या कर रहा है? एडिटर इंस्टॉल्स एन न्यू, अच्छा हाँ हाँ, इसको तो डिवाइस ड्राइवर ही करना है, लेकिन ये भी क्वेश्चन मुश्किल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट वर्चुअल मेमोरी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इट अलाउज प्रोग्राम्स टू यूज़ मोर, ये तो करेक्ट है। इट यूजेस डिस्क स्पेस टू एक्सटेंड द अपरेंट मेमोरी, ये भी करेक्ट है। इट परमानेंटली स्टोर, बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट है, ये वाला सही बनेगा इसका आंसर, क्योंकि इसने नॉट ट्रू पूछा था, ये वाला ट्रू नहीं है, क्योंकि ये तो वर्चुअल मेमोरी होती है, परमानेंटली कहाँ से स्टोर करेगा? Which component of is primarily responsible for maintaining the mapping between the file name and their physical storage locations? फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, ये पहला वाला से आई थिंक, पता नहीं मैं इसको क्या कहूँ, हमारे लिए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी एटलीस्ट 80% बच्चों के लिए ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, अच्छा इसको क्या करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली फॉर नेटवर्क टेस्टिंग करना है इसको, एडवांस ये करना है, स्ट्रॉन्ग कमांड लाइक टूल्स करने, लेकिन इसको ओपन सोर्स होना चाहिए। विच ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी द मोस्ट सुटेबल? अगर इसको ओपन सोर्स चाहिए तो लिनक्स इज़ मोस्ट सुटेबल हर किसी चीज़ के लिए। लिनक्स बहुत रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओपन सोर्स वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ अ वेब ब्राउजर लोड्स अ वेब पेज व्हेन, ओ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बड़े टाइम से एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा क्वेश्चन होगा, कि जब हम URL फॉर एग्जांपल हमने दिया www.jksv.in, जब हम ये गूगल को देते हैं तो होता क्या है बेसिकली, हमारे पास एक DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम, वहाँ पे सारे डोमेन नेम्स होते हैं, ये जो JKSSB वगैरह है ये डोमेन नेम्स होते हैं, ये सारे सेव होते हैं, फिर उनके IP एड्रेस सेव होते हैं, फिर ये मैच करता है कि मेरे पास ये IP एड्रेस है कि नहीं है, अगर होगा तो फिर ये इसको लोड कर देता है, यानी इसके लिए DNS वाला सही है। मैंने बहुत टाइम से एक्सपेक्ट किया था ये क्वेश्चन पूछेगा JKSSB, एंड इस बार इट्स हेयर। Arohi is creating a presentation and wants to logo
wants a logo to appear automatically in the same position. ओके सेम पोजिशन हो गया तो स्लाइड मास्टर आ गया. अदिति wants एक्सेल टू, बड़ा ये है ये वाला, लेकिन आसान होगा क्योंकि एक्सेल के फॉर्मूलाज तो आते रहते हैं. विच फीचर अलाउज अ यूजर टू अप्लाई यूनिफॉर्म लेआउट फॉन्ट एंड डिजाइन एलिमेंट ऑटोमेटिकली अक्रॉस ऑल पेजेस. ऑल पेजेस है तो मास्टर आ गया. विच फीचर एनेबल्स अ सॉफ्टवेयर टू स्टोर ऑर्गेनाइज, एंड ये तो वैसे सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा क्वेश्चन है जो इससे पहले आया था मास्टर वाला, ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है. विच फीचर एनेबल्स सॉफ्टवेयर टू स्टोर ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट स्ट्रक्चर डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, ये तो डेटाबेस होता है. तो डेटाबेस होता है, डीबीएमएस में ही होता है ना वो, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चलती है, यानी इसमें रोज एंड कॉलम्स में टेबल्स में डेटा को सेव करते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड. व्हाट आर वी डन विद कंप्यूटर. हाँ जी कंप्यूटर तो हो गया. उसके बाद चलो हम पहुँचते हैं जीके पे. कंप्यूटर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल पेपर इन्होंने दिया था और हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है, तभी मुझे लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे. ऐसे तो नहीं चलेगा. इन्होंने तो ठान ली है कि हमें, देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 2-3 साल से सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. अब वो एट द एंड इनको बता रहे हैं कि आपने 3 साल जो किया, आप जो 1-2 पॉइंट से ड्रॉप हो रहे थे, अब आप कंप्लीटली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, आप ज़ीरो से स्टार्ट करो, उन्हीं लोगों के जैसे बन जाओ जिन्होंने कुछ भी नहीं आज तक किया है. ये तो मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है अगर लेवल इंक्रीज़ करना था, धीरे धीरे करके करना था. ये कोई तरीका नहीं होता है अचानक से ये लोग इतना लेवल अप करेंगे, मुझे नहीं लगता इट्स फेयर. चलो हम पहुंचते हैं जीके पे कि जीके पे क्या पूछा था. जीके से क्या पूछा था. कंसिडर द फॉलोइंग. शांति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है. मेरी करंट अफेयर बहुत वीक है. जीके में मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, लेकिन करंट अफेयर मेरा बहुत वीक है. अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इंडिया की है उनकी पार्टनर कंट्रीज़, आई एम नॉट श्योर, मुझे इतनी इनमें इसमें से कितनी पता है. युद्ध अभ्यास तो यूएसए, ये तो करेक्ट है. 1 को ए होना चाहिए, यानी ये वाला तो पॉसिबल है नहीं. और मुझे कौन सा इनमें से पता है, और मुझे इनमें से पता है मित्र शक्ति जो है, आई थिंक ये भी करेक्टली मैच्ड है श्रीलंका के साथ. हाँ जी, 1 को ए होगा, 1 को ए होगा, 1 को ए होगा. 3 को सी होना चाहिए, 3 को सी, यानी या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है. फिर कौन सा वाला आई एम नॉट श्योर. बाकी दो तो मैं जानती भी नहीं हूँ. ये ब्राइट स्टार क्या है, ये क्या है, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ. यानी मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए है. मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए कैसा होगा, लेकिन मैं एटलीस्ट 70% बच्चों की जैसी तो होंगी, 70% बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होगा. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी. चलो अगर आपने केस के लिए पढ़ा है, यूपीएससी के लिए पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा. स्पेस मिशन अचीवमेंट्स करंट का क्वेश्चन है, पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन है, तो जिसने करंट अफेयर पढ़ी होगी उसको आएगा. अगेन करंट के क्वेश्चंस पूछ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है. डिफ़िकल्ट तो है ये पेपर. कट ऑफ इसका बहुत नीचे जाने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़. अच्छा पीस प्राइज़ तो इसी को मिला था. मैंने परचम क्लासेस से रिचा मैम की करंट अफेयर वाली वीडियो देखी थी, उन्होंने हमें ये ट्रिक बताई थी कि आप पीस ये ना नोबेल प्राइज़ को कैसे याद रखोगे. ये तो यही है. अकॉर्डिंग टू द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द रेसिपिएंट टू एनी अदर पर्सन. नहीं, आई डोंट थिंक इट्स सो. अगर ऐसा होता तो ये पता होती मुझे तो नहीं पता कि ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो ये पता होती हमें कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आई थिंक इसका 1 ओनली करेक्ट होगा. इकोनॉमिक सर्वे तो सबने पढ़ी होगी, ये वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल होगा सबके लिए. राइज इन पर कैपिटा इनकम, जीएनपी, ऑलवेज रिफ्लेक्स एन इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स. नहीं, ये तो नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड से पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज होगा. ऑलवेज तो नहीं करेगा. इनकम लेवल्स आर फंडामेंटल मेट्रिक्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, 100% करेक्ट, यानी डी वाला इसका करेक्ट है. 2 प्लेसेस एक्स एंड वाई सेम लैटिट्यूड पे है. ड्यूरिंग समर रेकर्ड्स 42 और ये 32, और विंटर के दौरान एक्स का 0 हो जाता है, इसका 10 रहता है. यानी यहाँ पे जो है समर और विंटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे समर और विंटर में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे समर और विंटर में सिर्फ 22 का डिफरेंस है, यहाँ पे 42 का डिफरेंस है. इट मीन्स वेरिएशन इन लेटीट्यूड. नहीं तो ऐसा अगर होता लेटीट्यूड हुई तो हमेशा सेम रहता. लैंड हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट. नहीं, ये तो बिल्कुल अपोजिट है. लैंड हैज़ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हाँ जी, ये वाला ठीक है इसका. मिशन फॉर, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता. ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहे हैं. मुझे लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है. हाँ जी, मुझे लेकिन लगता है कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे.
और जितने स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ उन्होंने इतना अच्छा स्कोर इसमें नहीं किया है। मैं आपको बताऊँगी एट द एंड कि उन्होंने कितना स्कोर किया है। हम पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हुआ था या नहीं, ये तो या तो ये करेक्ट है या तो ये करेक्ट है। उसके बाद उन तीनों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन आई थिंक ये वाला लास्ट पे हुआ था, ये वाला पहले हुआ था। तो दोनों में है, पता नहीं, इसको मैं कुछ भी दे सकती थी। रुफ, ये तो सबने किया होगा। ट्रेडिशनल फोक डांस टिपिकली कश्मीर डायलेक्ट, हाँ जी कश्मीरी डायलेक्ट में होता है। टिपिकली परफॉर्म बाय सोलो परफॉर्मर, नहीं बिल्कुल नहीं, सोलो परफॉर्मर नहीं होती इसमें, बहुत सारी वेमेन मिलके करती है। हाँ जी कश्मीरी अटायर पहनती है, फेरेंस पहनती है, लॉन्ग गाउन्स पहनती है जिनको फेरन कहते हैं। अच्छा ज्वेलरी पहनती है, बिल्कुल वन एंड, ये तो ठीक है। हाउ मेनी फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट? होगसर वेटलैंड श्रीनगर बिल्कुल, मानसर सांबा बिल्कुल, वुलर बांडीपुरा यस, वेटलैंड हाईगांव वेटलैंड, हाँ जी सारे के सारे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इनके मैच द फॉलोइंग, अच्छा प्रोडक्ट्स अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि बारामूला क्या क्या है। मैं बारामूला से हूँ तो मुझे बारामूला का पता है कि बारामूला को तो एप्पल्स है, बाकी मुझे आई डोंट थिंक कुछ पता है। रामबन का हनी है, रामबन का हनी है, हाँ ये तो मुझे पता है। बारामूला को एप्पल, रामबन को हनी, बारामूला को एप्पल, वन को बी, तो ये वाला है या तो ये वाला, ये दोनों तो पहले इनकरेक्ट हो गए। रामबन को हनी, रामबन को हनी यानी फोर को सी, फोर को सी यानी ये वाला करेक्ट हो गया, सी इसका करेक्ट हो गया। हाँ जी ये वाला मुझे लगता है ऐसा ही करेक्ट है, अदरवाइज मुझे नहीं पता था। मुमकिन के बारे में आई डोंट नो एनीथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ एंडेंजर्ड स्टेटस, ये तो हमको पता है। हांगुल को तो है ही नहीं, हम सबको पता है। ये वाला इनकरेक्ट है पहले ही, ऑल ऑफ दिस भी इनकरेक्ट है पहले ही। अब हमें देखना है कि ये वाला करेक्ट है कि ये वाला करेक्ट है। स्नो लेपर्ड को तो है बिल्कुल, ये तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। उसके बाद हमें देखना है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। स्नो लेपर्ड को है, आइबेक्स को भी है, और को भी है, मार्कोट को है कि नहीं है, ये आई थिंक कि मार्कोट के बारे में आई एम नॉट श्योर। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है या तो मैं गलत कर दी थी या तो सही कर दी थी, लेकिन छोड़ के तो ना आती, क्योंकि मुझे दो पॉसिबिलिटीज ही लग रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये बाकी सबके लिए आसान होगा, क्योंकि बाकी सबने याद रखी होती है एंडेंजर्ड कौन सी है, क्या क्या किसको कितना खतरा है, ये सब लोगों ने याद रखा होता है। विच आर द फॉलोइंग इज अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम, ये भी क्वेश्चन ईजी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू masses इज डबल, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4, ये भी इजी है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स विद देयर करस्पॉन्डिंग सोर्सेज, ओके। it has to be a very easy question for us। oxalic acid डार्क चॉकलेट में होता है, हम सबको ऑलरेडी पता है। वन को ए होना चाहिए, बी भी गलत, सी भी गलत, वेरी गुड। अब हमारे पास बचा कि सेकंड को बी है, एसिटिक एसिड को एंट स्टिक, नहीं एंट स्टिक में तो ये नहीं होता, एसिटिक एसिड एंट स्टिक में नहीं होता। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, ये कहीं पे है क्या? एसिटिक एसिड विनेगर में है। टू को ई यहाँ पे, आई थिंक डी वाला करेक्ट है, अब चेक करते हैं। थ्री को डी, स्कॉर्बिक एसिड गुआवा में, ये आई थिंक करेक्ट होने वाला है। फोर को बी एंट, हाँ मेथेनोइक एसिड एंट में, सो दिस वन इज़ करेक्ट। ये तो मेरे लिए काम कर गया, क्योंकि एक दो मुझे पता थे। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस होना, ऐसे क्वेश्चंस तो भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं पूछा है कि विच हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। एटलीस्ट हमें थोड़ा एक दो से हम एलिमिनेट कर पाते हैं ऑप्शंस को, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर वैसा होता तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, ऐसे तो क्वेश्चन तो भी डुएबल होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सोर्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नॉन रिलेवेबल, चलो ये तो होगा, ये तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट रिलेटेड टू ओशन एनर्जी, ओशन एनर्जी इसको भी नहीं पढ़ते हैं, लंबा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन द लिक्विड, ये वाला नॉर्मल है, 60% लोगों के लिए नॉर्मल होगा, 20% लोगों के लिए मीडियम होगा, 20% लोगों के लिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंट रिगार्डिंग मेटल्स, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बिल्कुल। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, हाँ जी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होते हैं खुद। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं बिल्कुल नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम, क्योंकि ये कहाँ पे आते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में आते हैं ये मेटल्स। इट मीन्स इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत कम होती है, 1 और 2 इसके करेक्ट है। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद कैल्शियम, कैल्शियम प्लस वाटर, तो हाइड्रोजन गैस आएगी।
हाइड्रोजन गैस आएगी। व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन इज एडेड टू कॉपर मेटल? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर क्या होगा? मैग्नीशियम पर क्या हो, मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम पोटेशियम ऊपर है, मतलब मैग्नीशियम कहीं ऊपर है, कॉपर तो बहुत नीचे है। कॉपर बहुत नीचे है। कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस ही नहीं करेगा, ये तो रिएक्शन ही नहीं होगी। कॉपर डिस्प्लेसेस मैग्नीशियम, बिल्कुल नहीं। कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फॉर्मिंग मैग्नीशियम सल्फेट। ये देखो कैसा ऑप्शन, मैग्नीशियम सल्फेट ऑलरेडी है तो वो क्यों बनेगा। हाइड्रोजन गैस इज वन, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि बहुत कम कॉपर है रिएक्टिव एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, ये नहीं हो पाएगा। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत ऑफ द बच्चों के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो 10th तक हम रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ते थे उसमें हम गोल्ड से नीचे जाते ही नहीं थे। हमें इतना पता होता था कि वैसे गोल्ड से नीचे तो हमें इसमें भी नहीं जाना, चलो, लेकिन इतने नहीं होते थे। हम थोड़े से मेटल्स पढ़ लेते थे जिनकी हम रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ते थे, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिनको पढ़ते थे। हमें इतना, अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। हमें ये पता है कि गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, उसको लास्ट पे रखना है। 1 जो है लास्ट पे होना चाहिए। एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है। ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया, ये ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया। इसमें गोल्ड से पहले हमें ये बताया है, प्लेटिनम बताया है। इसमें गोल्ड से पहले हमें कैल्शियम बताया है, बिल्कुल नहीं, यानी ये वाला करेक्ट होने वाला है। चेक करके देखते हैं। लास्ट पे गोल्ड, गोल्ड से थोड़ा ज़्यादा प्लेटिनम, प्लेटिनम से थोड़ा ज़्यादा सिल्वर। हाँ जी, ये वाला करेक्ट होने वाला है। Which of the following pairs is correctly with respect to ores and the metals present in these ores? Okay, ये क्वेश्चन जिसने पढ़ा होगा अच्छे से मुझे लगता है आएगा। मीडियम क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने साइंस इतनी रिवाइज नहीं करी होती है, उनके लिए तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्या देखेंगे, सल्फेट और, ये तो सल्फेट है ही नहीं, पहली बात है, क्योंकि 8 जब बचपन में पढ़ते थे, जब नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स का पढ़ते थे, 8 का पता था जो उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। ये तो है ही नहीं, ये तो सल्फाइड है, ये कहाँ सल्फेट है। ऑक्साइड ओर्स, ये तो मुझे लगता है ये सिलिकेट है, ये नहीं है, ऑक्साइड नहीं है। हेलाइड ओर्स, हाँ जी, ये वाला करेक्ट है। Which of the following statements are correct regarding the extraction of metals in, this has to be a difficult question. Highly reactive metals like sodium and potassium are extracted by electrolysis, बिल्कुल इनके मोल्डन इसमें करेंगे, यही करेंगे। Moderately reactive metals जैसे कि जिंक वगैरह extracted by reduction with carbon monoxide. I think this is correct too. Less reactive metals can be obtained simply by heating, ये भी correct है। I think all of these are correct. Which term best describes the mode of nutrition in both yeast and mushrooms? Saprophytic, parasitic, सेप्रोफेटिक होगी। ऑटोट्रॉपिक तो है नहीं, ऑलिगोइक तो नहीं है, सेप्रोफेटिक आई थिंक। विच प्लांट स्ट्रक्चर्स फंक्शन एज गेटवेज फॉर गैसेस एक्सचेंज, ये तो सबको पता होगा कि ये स्टोमेटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? नेफ्रॉन तो सबको पता है ये होता है, बोमेंस कैप्सूल भी होता है, ग्लोमेरुलस भी होता है, ग्लॉटिस नहीं होता, सो ये वाला करेक्ट होने वाला है इसका। क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ नहीं जाने वाली मैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा मुझे नहीं पता। फूड चेन देखनी है, ये भी मुझे नहीं पता, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। ये कौन है, ये टाइगर शार्क कौन होती है, स्क्विड कौन होता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। डिफिकल्ट क्वेश्चन इट इज़। विच ऑफ द फॉलोइंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर करेक्टली मैच्ड विद देयर प्राइमरी सोर्सेज? ये भी मुझे नहीं पता, मुश्किल क्वेश्चन है ये भी। मेंडल्स प्लांट पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेसिव? ऑल ट्रेट दैट हैपेंस इन, ये कहाँ, बिल्कुल तो नहीं। ट्रेट दैट हाइड्स इन F1, बट ये पॉसिबल है। ट्रेट दैट इंक्रीजेज, ये तो बिल्कुल नहीं है। ट्रेट दैट ओनली अपीयर्स, नहीं, सेकंड वाला करेक्ट है। अच्छा, मैच द कैटेगरीज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद देयर करेक्ट एग्जांपल्स? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो मुझे लगता है मैं क्या बोल रही हूँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मुझे लगता है ब्रायोफाइलम में होता है। फ्रैगमेंटेशन कहाँ होता है? फ्रैगमेंटेशन मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स में होता है। ये कहीं पे है क्या? 1 को B और 2 को A, 1 को B, ये तो बस यहीं पे पॉसिबल है। ओह, मेरे लिए तो ये काम कर गया। 2 को A, हाँ ये वाला तो करेक्ट है 100%। अब इसके बारे में मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये दोनों मुझे पता थे। अब ये दोनों मुझे यहाँ पे मिले भी। मैं A पे तो हो सकती थी अनश्योर कि शायद पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन अब मुझे 2 मिल गए तो इट मीन्स दिस वन इज़ करेक्ट। बट फिर भी डिफिकल्ट है ये, हम कितनों की रिप्रोडक्शन याद रखेंगे, कौन कैसे करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट विद वर्टेब्रेट्स? दीज आर सबफाइलम ऑफ कॉर्डेट्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ वर्टेबल कॉलम और बैकबोन, ये तो करेक्ट है। वर्टेब्रेट्स तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, दे शो बायलेटरल सिमेट्री, बिल्कुल होती है, जैसे कि ह्यूमंस है। इट इंक्लूड्स एनिमल्स, फिश भी, एम्फिबियंस, रेप्टिल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये तो 100% करेक्ट है सारे के सारे, यानी ऑल ऑफ दीज।
कंप्यूटर का तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं मैथ्स पे। मैथ्स का हम देखेंगे सिर्फ कि कैसा है, फिर हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इसका अकॉर्डिंग टू मी। TV is sold at 8% gain, then had it been sold for this less, there would be have been loss of 18% to gain. ओके, क्वेश्चन 2-3 स्टेप्स का है, 2 मिनट्स कहीं नहीं गए थे। एटलीस्ट जिसको 100% मैथ्स आती है 2 मिनट तो इस क्वेश्चन को करने में लग जाते हैं, यानी टाइम की वजह से ये क्वेश्चन हमारा पेपर ख़राब कर सकता था। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, पैक 100 कार्ड्स 1 to 100 पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज द स्क्वायर। बहुत ही ईजी है। 100 तक कितने स्क्वायर्स होते हैं? 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 by 100 हो गया 1 by 10। Sphere, it has a volume this। ये क्वेश्चन इट्स रेशियो भी डिफिकल्ट होने वाला है कुछ लोगों के लिए। इन अ मेडिकल ट्रांजेक्शन 17 कॉस्ट प्राइस, 17 टाइम्स कॉस्ट प्राइस, 17 टाइम्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स कॉस्ट प्राइस प्लस उसके बाद व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंटेज। हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे एसपी को हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में। हमें मिलेगा 17 CP इज इक्वल 8 CP प्लस 8 SP। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बनेगा 9 CP इज इक्वल 8 SP, यानी 9/8 CP इज इक्वल SP। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो SP है ये ज़्यादा है, इट मीन्स गेन हुआ है। लॉस वाले तो दोनों गलत है, तो गेन हुआ है। कितना हुआ है वही आगे चल के 2 मिनट में तो एटलीस्ट 2 मिनट इस क्वेश्चन को लगने वाले हैं। डिसाइडेड 10,000 का लोन है, 800 पर मंथ। ये वाला इजी क्वेश्चन है, ये वाला इजी क्वेश्चन है। मैन ऑर्डर 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज़। ओके, यहाँ पे हमें बनेंगी 2 इक्वेशंस, लेकिन ये क्वेश्चन भी होने वाला है काफ़ी डिफ़िकल्ट, क्योंकि गलत हुआ है एक बार बिल, फिर इसको ठीक करना है, इसको भी टाइम थोड़ा लगता है। A right circular cone is exactly fitted into a cube that edges of the base। ये भी अगेन थोड़ा डिफिकल्ट ही होने वाला है, लेकिन उतना भी नहीं। ये क्वेश्चन इजी होने वाला है, ये इजी ही रहेगा। लेंथ ऑफ द, ये भी इजी क्वेश्चन है। डाइस इज थ्रोन 3 और ग्रेटर देन 3 1 2 3, इसका 2/3, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। सीरीज इसकी सारी इजी थी। ओवरऑल हम बात करें, पेपर डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट पेपर था। मैं ऐसे बताऊँगी 120 में से 60 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे। 70 अगर किसी ने स्कोर किया है, इट्स अ गुड स्कोर, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। मैं यही कहूँगी 70 इज़ अ गुड स्कोर। और कट ऑफ 70 से नीचे जाएगा। आप लोगों ने अगर 50-60 के अराउंड स्कोर किया है, यू आर एट अ गुड लेवल। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आए हैं, और जितना आप सोच सकते हो ना, हो सकता है मेरी एनालिसिस ख़राब भी हो, क्योंकि मैंने जिनको देखा, जिन्होंने ये पेपर किया था, उन्होंने बोला कि हम 50 to 70 के बीच में आ रहे हैं, जो कि अच्छा भी पढ़ रहे थे। अगर आपको जितना आप सोच रहे हो, मेरी एनालिसिस गलत भी हो सकती है। अगर आप सोच रहे हो 60 कट ऑफ होगा, ये मान लो 60 से कम हो जाएगा। जितना आप सोच सकते हो ना, उतना उससे कम हो जाएगा कट ऑफ। आपको लग रहा होगा कि लोगों ने मेरे से अच्छा किया होगा, लोग मेरे से अच्छे पढ़ रहे थे। देखो, मैंने ये पेपर तो दिया नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको बता देती कि ये पेपर मैं कितना मुझे लगता है कि मैं एक्चुअल एग्ज़ाम के प्रेशर में आके कितना स्कोर कर पाती। मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं, मैं आप दूसरों से सुन रही हूँ उन्होंने कितना किया है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि 70 से ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल था। इसमें साइंस भी डिफ़िकल्ट थी, इसमें मैथ्स भी टाइम कंज्यूमिंग थी, इसमें कंप्यूटर की तो लेवल ही छोड़ो। यहाँ पे तो स्क्रिप्ट सीधे आ रहे थे, प्रोग्राम लिख के आ रहे थे कि प्रोग्राम को आप ड्राई रन करके बताओ कि इसमें क्या होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स इतना ऐसा पेपर कभी कर ही नहीं पाते हैं। ये बहुत मुश्किल पेपर है, इसको सॉल्व करना, इसमें 70 से ज़्यादा स्कोर करना इज़ नॉट ईजी। इसमें बहुत मुश्किल से लोगों को 60 to 70 क्वेश्चंस सही हुए होंगे, और फिर एग्ज़ाम के प्रेशर में आके हमें लग रहा होता है कि सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव्स में भी बहुत जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपने 60 के आसपास स्कोर किया है, यू आर सेफ़। आप लोगों को सेटिस्फाइड रहना चाहिए। आपको अपने अगले एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, और अपनी तैयारी को बहुत इंक्रीज़ करना है, बहुत आगे ले जाना है। मुझे तो लगता है मैं अभी कहीं नहीं हूँ, मुझे बहुत इंक्रीज़ करना है अपनी प्रिपरेशन को। बहुत ख़राब हालत है। आज मैं डालने वाली हूँ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट
के जो लेक्चर्स, एक ही लेक्चर में सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हायर परचेज में कराने वाली हूँ। आई होप कि वो आप सबको हेल्प करेगी। एंड आप लोगों ने जितना भी स्कोर किया है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट हम एनालाइज कर सकें कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।